So good morning, everyone. Good morning, everyone. So we'll start with कुष्ठ निदान अध्याय. Okay. आपको आवाज ठीक से आ रही है? हाँ सर. Okay, thank you. So हमारा चरक संहिता पूर्वार्ध विषय में सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान एवं शारीर स्थान इनका अध्ययन अपेक्षित है. और चरक संहिता उत्तरार्ध जो तीसरे वर्ष में आपको सिलेबस में आएगा, उसमें शेष जो संहिता है उसका अध्ययन अपेक्षित है. तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम की वजह से कुछ हमारा व्याख्यान सत्र ऑनलाइन खंडित हुआ, उसको कंटिन्यू करेंगे. आशा है अपने ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को समझ में आएगा. अगर किसी को कुछ बातें समझ में ना आती हो तो आप ग्रुप पे या फिर मुझे पर्सनल आप पूछ सकते हैं. तो इसके पूर्व का जो अध्याय था चरक संहिता निदान स्थान का चौथा अध्याय, वो था प्रमेह निदान. और प्रमेह निदान में विशेषतः हमने जो देखा कि प्रमेह के जो हेतु है, उन हेतुओं के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, विशेषतः मैं बात कर रहा हूँ विप्रकृष्ट निदान, यानी सबसे पहले इस व्याधि की जो उत्पत्ति हुई तो प्रमेह के बाद कुष्ठ की उत्पत्ति हुई. और इसीलिए क्रम में चक्रपाणी दत्त बताते हैं कि कुष्ठ जो है वो प्रमेह के बाद उत्पन्न होता है. Now, if we summarize this total chapter, this disease with skin diseases, it is dedicated for the skin diseases, and especially it deals with the methodology of diagnosis of skin diseases as per Ayurveda, and especially variable manifestations on the skin depending upon the degree of involvement. तो आगे हम शास्त्र की भाषा में इसको देखेंगे कि सप्त दोष दूष्य सम्मूर्छना इसमें रहती है, त्रिदोष प्रकोप होता है, और विशेषतः 4 जो दूष्य है वो इसमें विकृत हो जाते हैं: रस, रक्त, मांस, लसिका. रस को शब्दशः उन्होंने उसका उल्लेख न करते हुए वहां पे लसिका शब्द का प्रयोग किया है. तो जब भी सप्त कुष्ठ दोष दूष्य संग्रह पूछा जाता है तो ये 7 घटक आपने बताने की आवश्यकता होती है, और चिकित्सा के वक्त भी इन बातों के आपको ध्यान रखना है. आगे अगर कैटेगराइजेशन हम देखेंगे इसका, तो विशेषतः 18 कुष्ठ बताए हैं आयुर्वेद के सभी ग्रंथकारों ने लगभग. और 18 में पहला जो वर्गीकरण आता है वो महाकुष्ठ, और दूसरा आता है क्षुद्र कुष्ठ. महाकुष्ठ की संख्या 7 है और क्षुद्र कुष्ठों की संख्या 11 है. अब देखिए, ये महा और क्षुद्र शब्दों का जो प्रयोग या चयन किया है ग्रंथकारों ने, वो ग्रंथकारों का वहां पे कहने का तात्पर्य ये है कि महाकुष्ठ में दोष दूष्य सम्मूर्छना जो है वह ज्यादा गंभीर होती है, और वह उसका चिरकाल उसका चिकित्सा एवं वह व्याधि रहती है. और क्षुद्र कुष्ठ तुलनात्मक दृष्टि से अगर देखें तो वो कम मात्रा में उसमें दोष दूषित होते हैं और दूष्य भी विकृत होते हैं, उतनी गंभीरता उसमें नहीं होती, और उसकी चिकित्सा जो है वो अधिक काल नहीं चलती, कम काल में उस पे ऊपर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं. तो अभी ग्रंथ जो है उसके हम विषय में साक्षात जाए. तो अथात कुष्ठ निदानम व्याख्यास्यामः इतिहस्माह भगवान अत्रेयः. तो कुष्ठ निदान की व्याख्या करेंगे ऐसे ग्रंथकार बताते हैं, और ये जो कथन है वो अग्निवेश पुनर्वसु अत्रेयी के संवाद स्वरूप है. तो जैसा गुरु अत्रेय जी ने बताया है, मार्गदर्शन किया है, उस अनुसार उसकी व्याख्या की जाए. अब जो ब्लू लाइन्स आप देख रहे हैं वह है टीकांश. तो चक्रपाणी दत्त जी की टीका में प्रमेहम अनुप्राग उत्पत्तौ कुष्ठोत्पादात् कुष्ठ निदानम उच्यते.
और निदान स्थान के 8वें अध्याय में भी लिखा है अविप्राशात मेह कुष्ठयोः, यानी प्रमेह निदान के अनंतरम अनु यानी पश्चात। तो प्रमेह पहले उत्पन्न होता है और उसके बाद में कुष्ठोत्पत्ति होती है, और इसीलिए वो अध्याय का क्रम जो है वो प्रमेय निदान के बाद है। और एक उल्लेख हुआ वहां पे कर देते हैं निदान स्थान 8वें अध्याय का कि हवि प्राशात मेह कुष्ठो, हवि यानी घृत, और घृत पान से जो है मेह और कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। यानी ये जो हवि प्राशात ये जो कारण बताया है, यानी आपको वह कथानक हमने ज्वर निदान के वक्त विस्तार से देखा है, इसलिए उसकी यहाँ पे डिटेल्स नहीं देखेंगे, उसको आगे ले जाएंगे। तो उसके बाद में तीसरे श्लोक में जैसे मैंने बताया आपको कि दोष दूष्य संग्रह बताया है, पैथोजेनिक फैक्टर्स इन कुष्ठ। तो कुष्ठोत्पत्ति में विशेषतः कारण द्रव्य कौन से है? सप्तरव्यानि कुष्ठानां प्रकृति विकृतिम आपन्नानि भवन्ति तद यथा, यानी ये 7 द्रव्य जो है, जो आगे हम उसका लिस्ट या क्रम देखने वाले हैं, उनकी गणना करने वाले हैं, वह अगर विकृत हो जाते हैं तो कुष्ठ यानी त्वचा विकारों की उत्पत्ति होती है। तो कुष्ठ का सर्वसामान्य मराठी हो या हिंदी हो भाषा में लेप्रेसी ऐसा ट्रांसलेशन बहुतांश किया जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल लेप्रेसी ऐसा उसका अभिप्रेत अर्थ नहीं है, वह एक प्रकार है कुष्ठ का यानी त्वचा विकार का। तो कुष्ठ शब्द का पुष्णाति वपुः यानी जो त्वचा को मैला कर देता है, गंदा कर देता है, विकृत कर देता है। वपु का अर्थ है एक्चुअली त्वचा इन्वॉल्व है उसमें, लेकिन शरीर यह अर्थ होता है जो शरीर को विकृत करता है, त्वचा विकृत कर देता है, उसको कुष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो ये लगभग सभी कुष्ठ प्रकार में त्वचा विकारों में ये चित्र हमें दिखाई देता है कि देयर इज डिस्कलरेशन, देयर इज इचिंग, देयर इज सम काइंड ऑफ abnormality in the skin, that's why it is called as कुष्ठ। तो ये निरुक्ति होगी उष्णाति वपुः। अब आगे देखेंगे, अगर इसका मतलब ये है कि त्वचा विकार सर्वसामान्य ऑल जो स्किन डिसीजेस टाइप्स है वो आयुर्वेद ने इन्वॉल्व किए हैं कुष्ठ प्रकरण में या कुष्ठ अधिकरण में, और उसको ऑब्स्टिनेट स्किन डिसीज और ऑल काइंड ऑफ स्किन डिसीज ऐसा हमने उसको जानना है। देखिए, त्रयो दोषा वात पित्त श्लेष्मानाः प्रकोपन विकृताः दूष्याश्च शरीर धातव त्वं मांस शोणित लसिकाः चतुर्थाः दोष उपघात विकृता। तो इसका अगर हम अर्थ देखें तो ये जो विकृत द्रव्य है, 7 द्रव्य है, वह विशेषता है दुष्टि होने के बाद ही कुष्ठ उत्पन्न होता है। यानी ये 7 दोषों के 7 दोष है और दूष्य है, इनकी विकृति हर एक कुष्ठ प्रकार में अवश्य होनी है। और ये 3 दोष 7 घटक द्रव्यों की अगर विभाजन करे तो 3 दोष है वात पित्त कफ, और वह अपने प्रकोपक कारणों से विकृत होते हैं। ठीक है, वात पित्त श्लेष्मानाः प्रकोपन विकृताः। और दूष्य कौन से है? तो शरीर की विशेषता धातुएं हैं, और उसमें त्वंग, और त्वक से क्या अर्थ लेना है? तो लसिका, मांस, शोणित, शोणित यानी रक्त धातु, और लसिका सॉरी त्वचा का अर्थ हमने लसिका नहीं सॉरी रस धातु लेना। तो ये हो गए उसके 4 दोष उपघात विकृता। तो ये दोष उपघात, ये दोष विकृत होने के बाद वह धातुओं को विकृत करते। अब इन 7 धातुएं जो है यानी 3 दोष और 4 दोष है, इनका समूह विकृत होके ही 7 प्रकार के कुष्ठों को उत्पन्न करता है। एतत् सप्तानां सप्तधातुकम् एव त्वंगमाज जननम कुष्ठानां त्वंगतम आजननम कुष्ठानां, ये सही उच्चारण हुआ। तो ये सप्त कुष्ठ जो है, ये सप्त धातु दूषित होने के बाद उत्पन्न होते हैं। अतः प्रभावानि अभिनिर्वर्तमानानि केवलम शरीरम उपतपन्ति। तो ये जो है वो सप्त धातु त्वचा को विकृत करके शरीरम उपतपन्ति,
व्यक्ति तो शरीर को जो है वह उपतप्त कर देते हैं, यानी व्याधित कर देते हैं, व्याधि हो जाती। अब यहाँ पे सप्त कुष्ठ का उल्लेख जो है वो केवल महाकुष्ठ का यहाँ पे उल्लेख हमें करना चाहिए, क्योंकि वह प्रधान है। तो चिरकालीन व्याधि है, इस दृष्टि से भी दोष दुष्ट सम्मूर्छना जो है वो गंभीर होती है, अधिक होती है, इसलिए चिकित्सा भी अधिक काल तक चलती है, इसलिए उनका उल्लेख जो है वो सर्वप्रथम किया गया। ओके, तो यस, एनी प्रॉब्लम? ओके, सो दोष दुष्ट संग्रह फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में है वात पित्त श्लेष्मा, और त्वक शब्द से रस धातु लेना है, मांस धातु, शोणित यानी रक्त धातु, और लसिका। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होती है, लसिका शब्द से हम लिम्फ ऐसा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। और जब लिम्फेटिक सिस्टम इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी व्याधि में, तो व्याधि जो है वो दुष्चिकित्स्य हो जाता है, याप्यता उसकी गंभीरता अधिक होती है। अब ये चक्रपाणि दत्त जी बहुत विस्तार से इसे कथन करते हैं, और उसका अर्थ जो है ग्रंथकार क्या बताना चाहते हैं वो स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं, तो उसको आसानी से हम समझेंगे। इन 7 द्रव्यों की क्या विशेषताएं हैं? तो सप्त द्रव्याणि इति त्रयो दोषाश्चत्वारिणी दूषराणि, ये हमने देख लिया। सप्त द्रव्य जो है यानी पॉजिटिव फैक्टर 7 जो बताए हैं, तो वो कौन से हैं? तो 3 दोष है और 4 दोष है। इसका उत्तर जो है, यानी इन 7 द्रव्यों, ये 7 द्रव्य ही क्यों विकृत होते हैं या उनकी विशेषता क्या है, तो उसका उत्तर विकृतिम आपन्नानि इति इस सूत्र में आया है। ये जो हमने शब्द देखा, देखिए आपके सामने, सप्त द्रव्यानि कुष्ठानाम प्रकृति विकृतिम आपन्नानि, तो इसकी व्याख्या करते हुए चक्रपाणि दत्त ये स्पष्ट कर रहे हैं इस शब्द से क्या जानना चाहिए। तो विकृतिम आपन्नानि इति, यह एक उसका अर्थ है, और दूसरा प्रकृतिम विकृतिम आपन्नानि इति पाठाः, यानी 2 उसके अगर पाठ हम समझे तो उसका अर्थ देखिए, कुष्ठ उत्पादक कारणों के द्वारा इन 7 का विकृत होना। ठीक है, यानी जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे उनसे ये 7 घटक इकट्ठा विकृत हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ क्या होता है, वातादि की विकृति जब कुष्ठोत्पादक हेतुओं से होगी, यानी पहले दोष दूषित होंगे और वह अपने पृथक हेतुओं द्वारा, मतलब वात प्रकोप हेतु कुछ होंगे, पित्त प्रकोप हेतु जो होंगे उससे पित्त विकृत होगा, कफ प्रकोप हेतु के द्वारा कफ विकृत होगा, और पृथक हेतुओं द्वारा ये होता है, तो उस समय कुष्ठ की उत्पत्ति नहीं होती। ठीक है, परंतु विसर्प की उत्पत्ति होती है। ये इसमें भेद करना है, कुष्ठ और विसर्प का दोष दुष्ट संग्रह, या ये जो सप्त द्रव्य है ये समान होते हैं, लेकिन विसर्प कब उत्पन्न होता है और कुष्ठ कब उत्पन्न होता है, उसकी व्याख्याकार चक्रपाणि दत्त बिल्कुल आसान शब्दों में करते हैं कि अगर वात दोष वात दोष उसके स्वतंत्र कारणों की वजह से विकृत होता है, पित्त दोष वैसे ही उसके स्वतंत्र कारणों से विकृत होता है, तो वह कुष्ठोत्पादक कारण नहीं होगा, उससे विसर्प उत्पन्न होगा। विसर्प उत्पन्न होगा यानी उसको हम आसान भाषा में हर्पिस समझ सकते हैं, विसर्प व्याधि, स्वतंत्र व्याधि, ये वह बताना चाहते हैं। लेकिन जब इकट्ठा वह विकृत होंगे तीनों दोष, तो कुष्ठ की उत्पत्ति होगी। और जैसे मैंने अभी बताया कि विसर्प में भी यही 7 दूषित होते हैं, रक्तम लसिका त्वग मांसम दूषम दोषास्त्रयो मलाः सर्व एव प्रकुप्यन्ति विसर्पाणाम समुद्भवे। चरक चिकित्सा स्थान 21वें अध्याय का रेफरेंस है, वहां पे विसर्प की उत्पादक कारण बताते हैं। इति वचनात् एतत्, इस वचन के द्वारा यह 7 घटक जो है वहां पे भी विकृत होते हैं, और कुष्ठ और एवं विसर्प जो है वो दोष में साम्यता होती है, फिर भी विसर्प का विशेषता विसर्पणशील ऐसा स्वभाव होता है। विसर्पणशील यानी शीघ्र फैलता है, मराठीमध्ये आपण त्याला नागिन म्हणतो,
अगर आपका कोई रिलेटिव या आपने कभी केस देखा होगा तो वह उसका विसर्पण स्वभाव होता है, शीघ्र फैलने वाला होता है और विशेषता उसमें रक्त की प्रधानता दोष की होती है। ठीक है, अब देखिए, इसलिए विविधम सर्पति यतो विसर्पाः तेन सद्गिताः, रक्त की दुष्टि होने के कारण इसमें तीव्रता भी अधिक होती है और रक्त प्रधान चिकित्सा यानी रक्त दोष, रक्त धातु एवं पित्त दोष की प्रधान चिकित्सा इसमें करनी। ठीक है, और इसलिए ये जो विस्तृत व्याख्या यहाँ पे चक्रपाणी दत्त करते हैं उनका एक ही प्रयोजन है, और आगे वह और एक रेफरेंस बताते हैं। देखिए, ये चरक चिकित्सा स्थान 21वें अध्याय का रेफरेंस आप, एकतस्तानि सर्वाणि रक्त मोक्षणम एकता, यानी सभी विसर्पों की एकमात्र चिकित्सा है वह है रक्त मोक्षण, यानी वहां पे रक्त धातु की विकृति अधिक होती है तुलनात्मक दृष्टि से। और कुष्ठ में क्या विकृति होती है, तो इनमें त्रिदोषों की दुष्टि होती है और चारों जो दोष बताए हैं, त्वक, मांस, शोणित, लसिका, इनकी भी दुष्टि इकट्ठा होती है। इसमें प्रधानतः हम चिकित्सा की दृष्टि से देखते हैं बाद में, लेकिन विसर्प में रक्त मोक्षण जो है वह प्रधान चिकित्सा है। वहां पे रक्त धातु की प्रधान दुष्टि होती है और पित्त, क्योंकि आश्रयाश्रय भाव जो है रक्त धातु किसका स्थान है, तो वह है पित्त दोष का, इसीलिए रक्त मोक्षण का महत्व वहां पे बताया। अब देखिए, और एक मत यहाँ पे चक्रपाणी दत्त बताते हैं, अन्येतु ब्रुवते, कुछ आचार्य जो है वो क्या बताते हैं कि विसर्प में दोष दुष्ट यानी इन 7 घटकों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कुष्ठ में इन 7 की दुष्टि नियमतः आवश्यक हो जाती है। तो ये कथन आपको विसर्प व्याधि के लिए भी 3rd ईयर में उपयुक्त है, चिकित्सा के लिए तो है ही है, लेकिन विद्यार्थी के दृष्टि से केवल परीक्षा भाव से देखे तो भी कुष्ठ और विसर्प इसमें भेद लिखिए, डिफरेंशिएट और डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन द स्किन डिसीज एंड द विसर्प। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, विसर्प के पूर्व स्वरूप जो होता है, पूर्व रूप होता है, वह हमें भ्रम पैदा करता है कि ये कौन सा स्किन डिसीज है। तो चिकित्सा में डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, परीक्षा में लिखने के लिए ये 3-4 जो है वो आपको भेद ध्यान में रखने चाहिए। तो नियमतः इसमें कुष्ठ में इन 7 की दृष्टि आवश्यकता होती है। आगे देखिए, प्रकोपन विकृता इति कुष्ठ निदान प्रकोपन विकृताः अन्यथा प्रकोपन वचनम अनर्थकम स्यात्। वह स्पष्ट करते हैं कि कुष्ठारंभक दोष एवं दोष जिस प्रकार दूषित होते हैं वह तद यथा, ये जो प्रधान पहला 3रा श्लोक आता है उसमें ये विकृति स्पष्ट करते हैं। अब ये प्रकोपन वचनम अनर्थकम स्यात्, यानी कुष्ठ निदान में जो ये श्लोक हमने तीसरा देखा, तो यहाँ पे ये 7 घटकों की विकृति आवश्यक हो जाती है और विसर्प में इन 7 घटकों की इकट्ठा विकृति आवश्यक नहीं। ठीक है, तो प्रकोपन विकृता इति कुष्ठ निदान प्रकोपन विकृताः और सप्त धातुकम इति सप्त धातु मेलक, दोष और दूष आपस में समूर्छना प्राप्त करते हैं, समूर्छना होती है, यानी वह एक दोष जो है दूषों को विकृत कर देते हैं, दूषों को विकृत कर देते। तो इस प्रकार से विस्तार से हमने थोड़ी व्याख्या इसलिए देखी क्योंकि विसर्प का बाद में हमें अध्ययन करना है, वह भी पेशेंट हमारे पास आएंगे, तो दोनों की चिकित्सा आवश्यक होगी। अब अंग्रेजी अगर किसी को अनुवाद चाहिए तो आप सामने आपके स्लाइड में जो है उसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। तो ये हम प्रस्तावना की बात देखें। अब उसका जो वर्गीकरण है वह हम देखेंगे 4थे श्लोक। विशेषतः यहाँ पे सभी जो कुष्ठ है तो वह त्रिदोषज ऐसे ही कुष्ठ है, तो उनका स्वरूप बतलाते हैं।
और विविध प्रकार से उसका वर्गीकरण जो है कुष्ठ यानी त्वचा विकारों का संभव है, वह हमें चौथे श्लोक में मिलता है। न च किंचित अस्ति कुष्ठम एक दोष प्रकोपन निमित्तम। ये आप पहले बात समझ लीजिए कि ये तरतम भाव से दोष प्राधान्यता से कुष्ठों के प्रकार बताए हैं। ऐसा एक भी कुष्ठ नहीं है कि जिसमें त्रिदोष की विकृति नहीं होती है, यानी हर एक प्रकार में त्रिदोष विकृत होने ही है। वात पित्त कफ, उसमें कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, उसके अनुसार उसके प्रकार किए गए हैं। तो एक दोष के प्रकोप द्वारा कोई भी कुष्ठ की उत्पत्ति नहीं होती। कुष्ठों के समान होते हुए भी दोषों के अंशांश विकल्प, अनुबंध और स्थान कहाँ पे है, किस प्रकार की वेदना है, वेदना यानी लक्षण, किस प्रकार का त्वचा का वर्ण है, किस प्रकार की आकृति है और उससे क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, उसके अनुसार उसका नाम दिया गया है और चिकित्सा में उसके विभाग या विशेषताएं होती है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए, अतिशय महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण यह श्लोक है। बहुत बार हम नाम कौन सा दे उसके यानी उसी में हम ध्यान हमारा अटक जाता है। और चरकाचार्य तो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, कुष्ठानाम दोषांश विकल्प अनुबंध स्थान विभागेन। तो समान प्रकृति है उसकी, यानी सप्त दोष, सप्त घटक, सप्त दोष और दूष्य, सप्त द्रव्य ऐसा शब्द प्रयोग किया है, वह इसमें विकृत होते हैं। और उसको हमने अंशांश कल्पना से दोष प्राधान्यता जान के फिर उसकी चिकित्सा करती है। और फिर वह दोष, वह कुष्ठ यानी त्वचा विकार जो है, वह सप्त विधो अष्टादश विधो अपरिसंख्येय विधो वा भवति। और वह जो कुष्ठ है वह 7 प्रकार का, 18 प्रकार का एवं अपरिसंख्येय होता है। तो देखिए, अपरिसंख्येय यह भी प्रकार चरकाचार्य खुद बताते हैं। वह 7 प्रकार का हो सकता है, उसके हम 18 प्रकार कर सकते हैं, या अपरिसंख्येय भी हो सकता है, क्योंकि उसमें क्या है, अंशांश कल्पना अगर हम दोषों की करें, ज्यादा उसके परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस देखें, तो अपरिसंख्येय भी संख्या उसकी होती है। अपरिसंख्येय यानी इनफाइनाइट, उसके असंख्य भेद हो सकते हैं। हाँ, दोषा ही विकल्पने ही विकल्प्यमाना विकल्पयंती विकाराणाम। तो न केवल इस ये जो है वह सर्वतंत्र सिद्धांत, हमने इसको समझना चाहिए, यानी हर एक व्याधि के बारे में यह सूत्र जो है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि विभेदक कारणों के द्वारा विभेदित दोषों के असाध्य को छोड़कर विकारों के भी विभेद हो जाते हैं। और उनके विभेदानुसार विकारों की संख्याधिक्यता का विचार करते हुए विशेषतः इस अध्याय में अपरिसंख्येय संख्या बता के नहीं छोड़ेंगे, तो सप्तविधम एव कुष्ठ विशेषम उपदीक्षा। तो विशेषतः इस अध्याय में सप्तविध, 7 जो प्रधान कुष्ठ है उनकी संख्या जो है, 7 संख्या को ध्यान में रखते हुए उसका विवेचन जो है वो किया जाए। ठीक है, तो उसके बाद में देखते हैं। तो ये हो गया है, उसका थोड़ा सा कंसाइज हमने कर दिया। तो कुष्ठ 7 प्रकार के, 11 प्रकार के और अपरिसंख्येय, ऐसे उसके चौथे श्लोक में विभाजन किया। और ये उसका विस्तार से व्याख्या कर दी चक्रपाणी दत्त जी ने। तो वहां पे वो स्पष्ट करते हैं अंशांश कल्पना, यानी जैसे काकंतिका वर्णम, तो जो काकंतिका वर्ण होता है, कापाल तोद बहुलम, कापाल कुष्ठ में तोद यानी चुभन ज्यादा होती है, काकंतिका समान वर्ण उस कुष्ठ में होता है, यदृश जिह्वा संस्थानम। इस प्रकार से वर्ण विशेष, संस्थान विशेष, प्रभाव विशेष, नाम विशेष, इस प्रकार से उसकी अंशांश कल्पना करके उसका विभाजन किया जा सकता है। ठीक है, तो ये उदाहरण देते हैं जो चक्रपाणी दत्त चरकाचार्य का प्रतिपादन करते हुए वो ठीक प्रकार से उसको स्पष्ट एक अध्यापक की भांति हमेशा करते हैं। आदर्श चिकित्सक होने के कारण ही वो ये कर पाते हैं।
ठीक है। तो वेरिएशंस इन सिंगल दोषा कैनॉट कॉज कुष्ठ। Even in kushta with similar presentation, the clinical features in terms of sensation in skin color, site of skin lesion, other symptoms and treatment may vary depending on the variation of vitiation or qualities of dosha. तो किसी देखिए केवल उसमें वात पित्त कफ इतना विचार नहीं करना है, उसके अंशांश कल्पना यानी वात दोष के रुक्ष लघु शीत खर सूक्ष्म चल ये जो गुण है उसमें से कोई दो गुण विकृत हो सकते हैं, एक गुण ही विकृत हो सकता है, या केवल खरत्व ज्यादा हो जाए तो भी त्वचा विकार वातज कुछ का होगा। तो ऐसे वेरिएशन उसके अपरिसंख्यीय परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आप उसको ध्यान से देखें। अब आगे पांचवा जो श्लोक आता है तो यह वातादिषु त्रिषु प्रकुपितेषु त्वगादिश्चतुराः प्रदूषयत्सु वाते अधिकतरे कपालकुष्ठम् अभिनिर्वर्तन्ते पित्ते तु औदुम्बरम् श्लेष्मणि मण्डलकुष्ठम् वातपित्तयोः रुष्यजिह्वम् पित्तश्लेष्मणोः पुण्डरीकम् श्लेष्ममारुतयोः स्विद्भकुष्ठम् सर्वदोषाभिवृद्धौ काकनकम् अभिनिर्वर्तन्ते एवं एष सप्तविधाः कुष्ठ विशेषो भवति। देखिए यहाँ पे 7 प्रकार के जो महाकुष्ठ शब्द का अब तक प्रयोग नहीं किया है खुद ग्रंथकार जो, लेकिन प्रधान होने की वजह से मुख्य प्रकार हम उसको कह सकते हैं। सप्त कुष्ठों की व्याख्या सर्वप्रथम करते हैं और उनका नामाविधान भी यहाँ पे बताते हैं और दोष प्राधान्य उसमें कैसा है। और उपमान प्रमाण हम पदार्थ विज्ञान में देख चुके हैं विस्तार से प्रथम वर्ष में, और वहां पे सिमिलैरिटीज जो चीजें हम देखते हैं उसके अनुसार और उसके समान जो अन्य न देखी हुई चीजें हैं उनको कंपेयर करते हुए एनालॉजी उसमें देखते हुए नामकरण की एक पद्धति आयुर्वेद में दिखती है और वही अधिक है। तो कपाल कुष्ठ, औदुम्बर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ, रुष्यजिह्व कुष्ठ, पुंडरीक कुष्ठ, सिद्म कुष्ठ और काकनक कुष्ठ, ये 7 प्रकार। और विशेषतः कपाल कुष्ठ में वात दोष की विकृति होती है, औदुम्बर कुष्ठ में पित्त की होती है, मंडल कुष्ठ में श्लेष्मा की, तो ये एक दोषज प्रकार हो गए। द्विदोषज प्रकार क्या है तो वह है रुष्यजिह्व वात पित्त विकृत होते हैं, पुंडरीक कुष्ठ में पित्त श्लेष्मा विकृत होती है, और सिद्म कुष्ठ में श्लेष्मा यानी कफ और मारुति यानी वात की विकृति होती है, और त्रिदोष विकृति काकनक कुष्ठ में होती है। ठीक है, तो इसी से आप अगर साध्या साध्यता देखें तो आपको पता है कि एक दोषज साध्य है, द्विदोषज कष्ट साध्य है, और त्रिदोषज जो कोई भी व्याधि होती है वो असाध्य हो जाए। तो एवं एष सप्तविधाः कुष्ठ विशेषो भवति सच एष भूयाः तरतमताः प्रकृतौ विकल्प्यमानायाः भूयसीं विकार विकल्प संख्याम आपद्यते। यहाँ पे ये स्पष्ट हो जाता है कि बहुलता यानी अधिक्य जो है उसके अनुसार ये 7 भेद किए हैं, और इन्हीं कारणों से भूयाः तरतमताः प्रकृतौ विकल्प्यमानायां भूयसीं विकार विकल्प संख्याम आपद्यते। तो अंशांश भेद अगर करे तो विकारों की न केवल कुष्ठ की असंख्यता हो जाती है। तो चक्रपाणि दत्त कुष्ठानाम कापाल आदि संज्ञा इत्यादि व्याख्या में हमें समझाते हैं कि ये जो नामकरण किए गए हैं वो कपाल के सादृश्य के कारण तथा शास्त्र में इनका नाम जो है वह क्या बताते हैं, देखिए शास्त्र व्यवहार सिद्धाश्च बोधव्याः, यानी क्या इसका तात्पर्य हुआ, शास्त्र में इन नामों का व्यवहार होने के कारण यह किया गया है, क्योंकि आगे व्याख्या बहुत से समय पे बहुत सी जगह पे केवल पुंडरीक कुष्ठ कहा जाएगा, पुंडरीक कुष्ठ की चिकित्सा बताएंगे या इस योग का पुंडरीक चिकित्सा में प्रयोग करना है। तो वहां पे आपको समझना चाहिए कि पुंडरीक कुष्ठ में वात और कफ की विकृति प्रधान होती है। ठीक है, तो चक्रपाणि दत्त बिल्कुल कुशल व्याख्याकार है, वो बताते हैं, कारण बताते हैं कि नॉमेनक्लेचर यहाँ पे क्यों बता दिया। नॉमेनक्लेचर इसलिए बता दिया है कि शास्त्र में यानी आगे ग्रंथों में भी और व्यवहार में भी आपको ये जानने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो सिद्म का उदाहरण देते हैं, नहीं सिद्म संज्ञायाम
अन्वयो अस्ति। तो सिद्ध शब्द का जो है वो केवल अन्वय के आधार पर कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए सिद्ध नाम जो है वो शास्त्र और व्यवहार में उपयुक्त होने के कारण यहाँ पे आया। यानी सिद्ध का कोई हम उसका संस्कृत भाषा की दृष्टि से उसकी व्युत्पत्ति निरुक्ति नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र में आया है, व्यवहार में भी हम उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए वह शब्द जो है वो प्रचलित है और उसका हम उपयोग भी व्यवहार में करते हैं, चिकित्सा के वक्त हम करते हैं। हम व्याधि का जो डायग्नोसिस लिखेंगे उसको उस पद्धति से करें। अब आगे प्रकृत विकल्प मानायाम इति, यानी पुष्टजनक कारणों के द्वारा वह विभेदित होते हैं। विकल्प संख्या क्या है? तो वह भेद संख्या है। तो ये आपके सामने टेबल है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर दीजिए इसका। तो विशेषता ये कापाल उदुम्बर मंडल क्रमशः वात पित्त कफ की बहुलता, इसमें दोषों की दृष्टि अधिक होती है। वृषजीव पुंडरिक सिद्ध ये द्विदोषज है और काकनक में त्रिदोषज यानी यह सान्निपातिक कुष्ठ जो है वो है। चलिए, यहां तक कोई आशंका है कि आपको? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो बीच में पूछ सकते हैं, आप चैट बॉक्स में डालिए या फिर आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए और पूछिए। नहीं तो हम स्वतंत्र ये व्याख्यान होने के बाद भी हम प्रश्नोत्तर ले सकते हैं। तो आपको जो कन्वीनियंट रहेगा वो आप मेथड चुनिए। अब देखते हैं छठा श्लोक। तो इसमें विशेषतः कुष्ठों के निदान बताए हैं, यानी पॉजिटिव फैक्टर्स इकट्ठा करके सबकी गणना एकत्रित छठे श्लोक में की। और विशेषतः तत्र इदम सर्वपुष्ठ निदानम समासेन उपदेक्षामः। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समासेन यानी संक्षेपतः उसको यहाँ कहा गया है। उनके जो ऑब्जर्वेशंस उन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस, वो उन्होंने कंसाइज फॉर्म में बिल्कुल समराइज यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है क्योंकि संक्षेपतः क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। तो चिकित्सा जो है वो आयुर्वेद चिकित्सा तभी संपूर्ण आयुर्वेद चिकित्सा हो जाती है अगर वह व्याधि पुनः न हो। उसका रिलैप्स ऑफ द डिसीज शुड नॉट हैपन, रिकरेंस शुड नॉट हैपन, and that's why when it is possible, if the positive factors must be avoided, if the positive factors are not avoided by the particular patient, then again and again that patient will suffer from the same problem. It's not only about the kushta, it is about all diseases. तो इसीलिए कारणों का या हेतुओं का आयुर्वेद में सर्वप्रथम जो है वह विस्तार से वर्णन आता है। और हमें चिकित्सा करते वक्त पथ्यापथ्य, आपके लिए अपथ्य क्या है, आपने यह नहीं खाना है, आपने इसका आचरण या व्यवहार नहीं करना है, यह हम डूज और डोंट्स में बताते हैं। ठीक है, तो कुष्ठों के निदान हम समझेंगे। पुरुष यानी वह व्यक्ति जब उष्ण और शीत पदार्थों का सेवन क्रम विपरीत करता है, इसका अर्थ क्या हुआ? अचानक शीत से उष्ण पदार्थ का सेवन करता है और उष्ण से शीत पदार्थों का सेवन करता है। यानी विशेषतः हम महाराष्ट्र में ये पद्धति देखते हैं कि आप कभी भी किसी भी गेस्ट यानी आपके मित्र के पास जाओ घर में, या फिर हम अगर कैंटीन में भी जाते हैं चाय पीने के लिए, तो सबसे पहले पानी पी लेते हैं और तुरंत उसके बाद चाय लेते हैं। तो पानी हो गया शीत और उष्ण जो है वो हम चाय पीते हैं गरम गरम उसके ऊपर। या फिर अभी गर्मी की सीजन है, गर्मी बढ़ रही है, अभी जो हम लेक्चर का समय देख रहे हैं, तो तपती गर्मी में हम त्रस्त हो जाते हैं, तुरंत हम बाथरूम में जाके शावर ले लेते हैं ठंडे पानी का। या फिर आपके नदी या तालाब है, आप गांव में रह रहे हैं आप लोग, डिस्टेंसिंग है, तो आप क्या करते हो? तालाब में डुबकी लगा देते हो। और ये अगर बार बार होता है शीतोष्ण क्रम सेवना, तो उससे जरूर त्वचा विकार उत्पन्न होगी। आप कितने भी मॉइस्चराइजर लगा लो, आपकी त्वचा रूखी होनी ही है। तो जब पुरुष ये शीतोष्ण क्रम सेवनात् हेतु का सेवन करता है, उसके बाद संतर्पण आहार द्रव्य जो है उनका त्याग करके अपतर्पण
आहार विहार का सेवन करता है। तो ये संतर्पण और अपतर्पण आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने अष्टांग हृदय सूत्रस्थान के द्विधोपक्रमणीय अध्याय में ये विस्तार से देखा है। उसके बाद कुछ पदार्थ बताते हैं, मधु, शहद, फाणी, मछली, लकुच। लकुच ये जो ऐसा फल है जो सबसे निकृष्ट है, हमने आगे उसका चित्र भी देखना है। मूली, काकमाची, इन द्रव्यों का सतत और अतिमात्रा में सेवन करना, अजीर्णावस्था में सेवन करना, चिलचिम मछली का दूध के साथ प्रयोग करना। अब आप कहोगे कि भाई चिलचिम मछली हमें क्या होती है वो पता ही नहीं, लेकिन आप अगर उड़ीसा जाओगे तो आपको ये नाम की मछली जरूर चिल्का लेक में पाओगे आप, और वहां पे खाई भी जाती है। तो ये केवल ये हम समझ लेते हैं कि भाई हमारे महाराष्ट्र के लोगों के या भारत के लोगों के लिए आयुर्वेद लिखा गया है, ऐसी बात नहीं है। ग्रंथकार स्वयं स्पष्ट कर देते हैं समस्त मनुष्य जाति के लिए यह आयुर्वेद, वह कहाँ का भी हो, भारत का हो, भारत के बाहर का हो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा द्रव्यों का हमें उल्लेख यहाँ पे मिलता है। कुछ प्रचलित है आज तक, कुछ नहीं है। आयनक, यवक, चीनक, उद्दालक, पोद, इन क्षुद्रान्नों का सेवन करना, दूध, दही, ताक, कोल, उलथ, उड़द, तिलसी, कुसुम्भ, इनके तेल का सेवन करना, कुसुम्भ तेल, तो ये कुष्ठोत्पादक कारण हो गए। अब देखिए ये आहारज हेतुओं के बाद विहारज हेतु बताते हैं, बिहेवियरल पॉजिटिव फैक्टर्स। तो हमने उसका भेद करना चाहिए, क्योंकि अगर ये आप पॉजिटिव फैक्टर्स इकट्ठा देखोगे तो आपको वो ध्यान में भी नहीं रहेंगे, ठीक है, न परीक्षा के लिए न व्यवहार के लिए, चिकित्सा के वक्त। इसके लिए उसको आहार और विहार ऐसे दो मुख्य भेद को कम से कम करने चाहिए। तो विहारज हेतु अतिमात्रा में भोजन करके फिर मैथुन कर्म करना, समागम करना, अतिमात्रा में खाने के बाद व्यायाम करना, अतिमात्रा ताप का सेवन करना, यानी हॉट, जो भी तपती गर्मी हो, या आपका व्यवसाय ऐसा है कि भाई होटलिंग इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति है और वह भट्टी के पास हमेशा रहता है, किचन में रहता है, विशेषतः महिलाएं माताएं होती है किचन में, और ज्यादा से ज्यादा समय कम से कम 4 घंटे वो गैस के पास होती है, तो वह जो है ऊष्मा उनको सतत लगता है, वो ताप का सेवन ये हेतु हो गया। अधिक भय, परिश्रम से क्लांत होके, उष्णता से उपहत होके अचानक शीतल जल में प्रवेश करना, मैंने जैसे बताया शॉवर लेना तुरंत या डुबकी लगाना पानी में। फिर आहारज कारण बताते हैं, विदग्ध आहार का सेवन करने के बाद, अब पंचकर्म हेतु देखिए, गलत पद्धति से पंचकर्म करवाना। विदग्ध आहार का सेवन करने के बाद बिना वमन किए विदाही अन्न का सेवन करना, वमन के वेग को रोकना, अति मात्रा में स्नेहों का प्रयोग करना, तो ये हो गए वैद्यकृत व्यापक या वो रुग्णकृत व्यापक। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पंचकर्म, या हम उसको कहेंगे क्लासिकल रेजिम जो बताया है ग्रंथों में, वो पंचकर्म फॉलो न करना, ये तीसरा हम उसको कैटेगरी कर सकते हैं, आहार विहार और गलत पद्धति से या शास्त्र वर्णित पद्धति से पंचकर्म न करना। तत्पश्चात प्रकोपित दोषों के स्थान पर पहुंचकर वहां वह रुक कर त्वचा इत्यादि दोषों को दूषित करके इस सप्त कुष्ठों की उत्पत्ति करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सामान्यतः हर एक कौन सा भी त्वचा विकार हो, वह कापाल कुष्ठ है, वो औदुंबर कुष्ठ है या काकणक है, इन सभी के बारे में ये पॉजिटिव फैक्टर्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो आगे शीतोष्ण व्यत्यासम, यानी शीतोष्ण परिवर्जनम, शीत से उष्ण और उष्ण से शीत होना, इसको यहाँ पे शीतोष्ण व्यत्यासम चक्रपाणि दत्त कहते हैं। चिलचिम के बारे में देखते हैं, चिलचिमम इति, यानी इस शब्द से रोहित मछली, यह एक उसका भेद है। ऐसा इसका उल्लेख कहाँ पे करते हैं, चक्रपाणि दत्त बताते हैं, ये अत्रेय भद्र काव्य अध्याय में वह वर्णित है। चिलचिम स्तंत्र कृता आत्रेय भद्र काव्यो दर्शितो रोहित भेदा, रोहित मत्स्य का ये भेद है, वैरायटी है, ऐसा हम कह सकते हैं, ठीक है। तो स्थानम अधिगम्य इति, इसकी व्याख्या बताते हैं, कुष्ठ के उत्पन्न होने के अनुरूप शिथिलता को प्राप्त जो दूष्य है, वहां पे वो पहुंचकर कुष्ठ उत्पन्न करने के लिए दोषों का शरीर के उस भाग में पहुंचना,
यानी संपूर्ण शरीर में कुष्ठ नहीं होगा, उसकी शुरुआत किसी एक अवयव से, एक भाग से होगी, और वही वो दोष क्यों प्रभावित होंगे, क्योंकि वहां का दोष दूसरा जो है, ख वैगुण्य जो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ये इसका अंग्रेजी उसका कंसाइज फॉर्म आपके सामने है अभी जो चर्चा की। और above causative factors lead to simultaneous aggravations of tridosha, and the weakness in the skin, etc. for doshas. So aggravated doshas will lodge themselves in these weakened factors, and after localization further vitiate them and manifest Krishna. तो कुछ दोष वहां पे विकृत है, वहां पे वीकनेस है, ख वैगुण्य है, इसलिए वहां पे दोष जो है वो क्या हो जाते हैं, स्थानम अधिगम्य इति, वहां पे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, लोकलाइज हो जाते हैं, और उस दोष को अधिक विकृत करते हैं, और इस प्रकार की कुष्ठ की उत्पत्ति होती है। उसके बाद पूर्व रूप देखेंगे, और पूर्व रूप देख के आज की जो व्याख्यान है वह प्रश्नोत्तर के लिए हम उसको खोलें। तो पूर्व रूप यानी प्रीमोनिटरी साइंस ऑफ कुष्ठ, दिस इज अगेन अ स्पेशलाइज्ड way of or methodology of our classical text. No other science, health science is describing Purva Rupa in such a scientific manner. So तेषाम् इमानि पूर्वरूपाणि भवन्ति तद् यथा अस्वेदनम, अतिस्वेदनम, पारुष्यम, अतिश्लक्षणता, वैवर्ण्यम इत्यादि। तो कुष्ठ के पूर्वरूप जो है वो अस्वेदनम यानी पसीने का न आना या अत्यधिक पसीना निकलना, त्वचा में अत्यधिक रुक्षता या अत्यधिक चिकनापन यानी रफनेस और एक्सेसिव स्मूथनेस। फिर कुष्ठ स्थानगत त्वचा का रंग जो है वो विकृत हो जाता है, खुजली आती है, और त्वचा में सुई चुभने जैसी वेदना होती है, कभी कभी सुन्नता यानी नमनेस आता है, दाह यानी बर्निंग सेंसेशन, परिहर्ष यानी रोमांच खड़े रहते हैं। रोमांच के लिए वहां पे अलग से हॉरिपिलेशन के लिए शब्द आया है। परिहर्ष यानी जिनजिनी का आना, तो जिंदनी यानी इकट्ठा ऐसे हर्ष जैसा शरीर पे उत्पन्न होता है। कुष्ठ स्थानगत त्वचा का वहां पे यानी लोकल रीजन पे वहां पे खरता यानी रफनेस का अनुभव होना, उष्णता का अनुभव होना, शरीर में भारीपन, शोच, बार बार विसर्प यानी इरिसेपालिस होना, शरीर मराठीमध्ये आपण त्याला नागिन म्हणतो, वारंवार जर नागिन येत असेल तरी सुद्धा तो त्वचा विकार असू शकतो। शरीरस्थ छिद्रों का मलों द्वारा उपलेपित होना, यानी क्या है, आंख में बार बार जो है वह मल आ जाएगा, नाक हो, कान हो, ठीक है, वो उपलेपित हो जाते हैं। शरीर में पक्व, दग्ध, दष्ट, भग्न, क्षत की अवस्था आना, गिर जाने पर अत्यधिक वेदना होना, व्रण स्थानों का शीघ्रता रोहन न होना, यानी वो जो वुंड्स है वो हील नहीं हो पाती या देर से हील होती है। तो ये कुष्ठ के पूर्व रूप है। और छोटे छोटे व्रण भी सामान्यतया बिना औषध के ठीक हो जाते हैं, लेकिन त्वचा विकार का अगर वह पूर्व रूप है, त्वचा विकार के जो सप्त घटक है वो अगर विकृत हो रहे हैं, तो पूर्व रूप के रूप स्वरूप आपने समझना चाहिए कि इसलिए वह व्रण जो है, वह जख्म जो है वो ठीक से जल्दी से भर नहीं रहे, क्योंकि छोटे मोटे जख्म तो ऐसे ही बिना औषध के भर जाते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति में अगर वो न भर रहे हैं तो आपने उसको प्रीमॉनिटरी साइन समझना चाहिए स्किन डिसीज का। ठीक है, तो परिहर्ष शब्द से झिन झिल्लिका, यह शब्द चक्रपाणी दत्त का ही दिया है, तो इसको आप इस पद्धति से समझेंगे। परिहर्ष यानी हम उसको क्या बोलेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन जो है वो शून्यता कहेंगे उसको। चलिए आगे चलते हैं। कपाल कुष्ठ, इसको हम विस्तार से स्वतंत्र व्याख्या में समझेंगे। अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। अब हम रिकॉर्डिंग इसको यही हम रोकते हैं।